हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। आपकी क्लास चल रही थी ज्योग्राफी की। 2 क्लासेस मैंने करवा दी थी। टॉपिक था आपका भारत का भौतिक स्वरूप, ठीक है ना। भारत के भौतिक स्वरूप में हमने भारत के आकार और स्थिति देख लिया था। और आपका आज का जो टॉपिक है आपकी भारत के भौतिक स्वरूप में प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। हमने इसमें मैदानी इलाका देख लिया था और पर्वतीय इलाका देख लिया था। अब आपका पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना। और प्रायद्वीपीय पठार में हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है जाके पिछली क्लास अपना देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ज्योग्राफी की 2 क्लास इसमें हो गई है, 2 से 3 क्लास हो गई हैं, ठीक है ना। तो अभी तक नहीं देखिए, जाकर देखिए। इसके अलावा करंट अफेयर की क्लास आपको मैंने दे दी है और डेली करंट अफेयर की क्लास आपको 8 AM यानी सुबह के 8 बजे मिल जाएगी। ज्योग्राफी की क्लास की टाइमिंग आपकी 12 बजे है यानी 12 PM दोपहर की। इसके अलावा एक क्लास और चलाई है मैंने जो 11 बजे आपको सुबह के 11 बजे मिलती है और उसका नाम है 10 मिनट का भंडारा, जिसमें कि वो पॉइंट रखे जाएंगे जो कभी आपके पेपर में आते हैं और आपका कहीं ना कहीं छूट जाता है, ठीक है ना। तो वही टॉपिक पे वहाँ पे बात की जाएगी जो कि आपके पेपर में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, ठीक है ना। तो ये तीनों क्लास आप देखेंगे। और बात करें हम आज की क्लास की, शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी भी मैं क्लासेस लेके आ रही हूँ। आप सभी को पता है BPSC 2.0 आपका BPSC 3.0 की क्लास है ये, ठीक है ना। NCERT की क्लास है और क्योंकि NCERT और SCERT से आपके प्रश्न बनते हैं तो NCERT की ये क्लास है आपकी, ठीक है ना। पेपर तक आपको बने रहना है। इसके बाद जब थ्योरी हो जाएगी तब आपकी प्रैक्टिस की क्लास चलाई जाएगी, ठीक है ना। और आपको ये भी पता है, अगर नहीं पता है तब जान जाइए, 24 अगस्त को आपके पेपर होंगे BPSC 3.0 की, ठीक है ना। तो दोस्तों अपने सारे दोस्तों को शेयर करके इस क्लास को, उन्हें भी इस क्लास से जोड़ लीजिए और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है ये जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल होता है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना था। अब जानते हैं गोंडवाना लैंड, उसका ये टुकड़ा माना जाता है प्रायद्वीपीय पठार भारत का, ठीक है ना। और इसका निर्माण क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैलों से बना है। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यानी जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है यह क्या है, प्राचीन भूभाग का एक हिस्सा माना जाता है, ठीक है। बात करें यहाँ पे इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है। उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है, जो आपका नर्मदा के नदी के उत्तर में है, ठीक है। अब बात करते हैं विंध्या श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। नेक्स्ट है आपका पश्चिम में। यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं, ठीक है। तो
आप जानते हैं अरावली पर्वत आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण होती हैं। इस प्रकार इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय स्वरूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड और बघेलखंड ये आपके कहाँ पे हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। आप जानते हैं नागपुर पठार कहाँ पे है, दामोदर नदी द्वारा बहे हुए, ठीक है ना। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। अगर कल की क्लास में देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, भारत है दक्षिण का, ठीक है ना, दक्षिण भारत है। और यहाँ पे आपका ये क्या है, ये भाग आपका पठार है, दक्षिण का पठार इसे ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसी इलाके को दक्षिण का पठार कहा जाता है। ये पश्चिमी तटीय है और ये पूर्वी तट है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, किसके, नर्मदा नदी। यानी अगर ये आपका पठार है भारत का, ठीक है, ये भारत का आपका पठार है और नर्मदा नदी आपका जानते हैं मध्य प्रदेश से निकलती है, तो इसके दक्षिण में बोला है और दक्षिण में ही आपका दक्षिण पठार है, ठीक है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है ना। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला होता है और यही रीज़न है बारिश होने का, ठीक है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है, ठीक है। गारो खासी जयंती आपने नाम सुना होगा, मेघालय में है। तो इस पठार का उत्तर पूर्व में इसका भाग देखने को मिलता है मेघालय में, ठीक है, जिसे कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हुआ। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी, जयंतियाँ, ये 3 श्रृंखलाएं हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया, और ये तीनों के तीनों आपके कहाँ पर हैं, मेघालय में हैं, ठीक है ना। कहाँ है, मेघालय में। आप जानते हैं मेघालय में जनजातियाँ रहती हैं और उन जनजातियों का नाम भी गारो, खासी, जयंतियाँ हैं और इनका रीज़न ये है कि इन पहाड़ी का नाम भी उन्हीं के नाम से पड़ा है, ठीक है ना। बात करें दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं, ठीक है ना। पश्चिमी घाट पश्चिम तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। देखिए थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट कहाँ है। ये हमारा भारत का दक्षिणी भारत है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, जैसे कि ये आपका इधर का इलाका ये आपका थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, ठीक है ना। और क्या बोला है, थाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया और आपका पाल घाट, ये तीनों आपके भारत के दक्षिण पश्चिम में आते हैं, ठीक है ना। ये तीनों ही आपके भारत के दक्षिण पश्चिम में आते हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। बात करें हम अब, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं।
पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार है। ठीक है ना। ये आपका क्या है, भारत है, और ये महाराष्ट्र आपका महानदी है, यानी महानदी घाटी है। और महानदी घाटी से लेके क्या बोला है, नीलगिरी तक, और यहाँ पे आप जानते हैं नीलगिरी है। ठीक है ना। दक्षिणी नीलगिरी आपका यहाँ पे है, और यहीं से आपकी क्या है, इसका विस्तार है। महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक इसका विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है, एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। किसको, पूर्वी घाट को। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। ठीक है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, और ये नाम है हमारे पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती हैं। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी 2695 मीटर और डोडाबेट्टा 2663 मीटर है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेड़ी की पहाड़ियाँ भी हैं। अब यहाँ पे आपको जितना भी मैंने पॉइंट किया है ये आपका ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अनाईमुडी, काडबम पहाड़ी, ये आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। पश्चिम की पूछे, दक्षिण पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है ना। और डोडाबेटा, अगर अनाईमुडी नहीं है तो आप डोडाबेटा लिखेंगे। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। अगर महेंद्रगिरी नहीं है तब आप जाके सेवराय या जावेडी की पहाड़ियाँ करेंगे। ठीक है। बात करें हम, इनकी स्थिति क्या है। उडगमंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, तथा कोडईकल, नाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, यानी प्रायद्वीपीय पठार में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा, काली मृदा, जिसे डक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल आग्नेय हैं। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है। अब हम बात करें भारतीय मरुस्थल की। भारतीय मरुस्थल की बात करें, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति कम होती हैं। वर्षा इस ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती हैं, यानी समाप्त हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है। तो लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। और अब जानते हैं लूनी नदी बंगाल अरब सागर की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ये वही राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है। बरकान यानी अर्धचंद्राकार बालू का टीला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि
आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। यानी आप समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा बरकान आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान में आपका प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहा जाता है, जिसमें मुंबई और गोवा आता है। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है। कन्नड़ एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल कहा जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। और आप जानते हैं भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील। और ये है कहाँ पर? ये है आपका उड़ीसा राज्य में। ठीक है ना। बात करें हम, क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है एवं उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये मैंने अभी बता दिया। ठीक है ना, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं द्वीप समूह के बारे में। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है, जिसे आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार कहते हैं। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? अभी जो मैंने बोला, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ठीक है, ये क्या है? एक द्वीप है आपका। ठीक है, केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का एक यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यानी लक्षद्वीप किससे बना है? तो प्रवाल भित्तियों से बना है, जो समुद्री जीव होते हैं। पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय, एमीन द्वीप के नाम से भी जाना जाता था। कौन से नाम से? लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ठीक है, तो कावरत्ती क्या है? प्रशासनिक मुख्यालय यानी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का निवास नहीं है। तो लक्षद्वीप में एक ऐसा जगह है जिसे पिटली द्वीप कहते हैं। यहाँ पे मनुष्य नहीं निवास करते हैं। वह एक पक्षी अभयारण्य है। क्या है? पिटली द्वीप एक क्या है? पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण के तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला को ध्यान से देखिए या की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या है। ठीक है, प्रवाल भित्ति के बारे में बात करें अगर, तो हम यहाँ पे अगर देखें, में बहुल तथा बिखरे हुए होते हैं। यह द्वीप समूह का मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर अंडमान तथा दक्षिण निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है, यानी विषुवत रेखा। ये आपका भारत है और आप जानते हैं इसी के नीचे से आपका 0 डिग्री अक्षांश गुजरा हुआ है। ठीक है ना, यानी जिसे आप क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, है ना। और आपका जो
अंडमान निकोबार है, ऐसे दिया हुआ है, तो है ना पास में। अब हम बात करें यहाँ पे, यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है। यही रीज़न है कि सुंदरवन यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा के पास है। अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले ये जान लेते हैं प्रवाल होता क्या है। देखिए, प्रवाल पॉलीपस कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्रणाली हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रवाल स्राव एवं प्रवाल अस्थियों टीले के रूप में निक्षेपित होती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति तथा प्रवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार एवं हार्ड शू आकार का वलय रोधिका होते हैं। तो यहाँ पे प्रवाल भित्ति किसका बना होता है? कैल्शियम का होता है। ठीक है। समुद्री जीव होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाल रोधिका, तटीय प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय द्वीप। और ग्रेट बैरियर रीफ आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये था प्रवाल भित्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं आगे। क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप में स्थित है? तो आपने ये देखा, यहाँ पे ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है। अब बात करें, विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये भूभाग एक दूसरे के पूरक हैं और ये देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो अनाज होता है वो कहाँ से आते हैं? उत्तरी मैदान से। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। तो आप जानते हैं मैदानी भाग अन्न से का भंडार है और पठारी भाग से खनिज निकलते हैं, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र से आपका मत्स्य पालन और पोत संबंधी काम होते हैं। पोत संबंधी यानी जो आपके शिप वगैरह होते हैं। इस प्रकार देश की विभिन्न भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती हैं। ठीक है। तो भारत के भौगोलिक जो विकास हैं, क्षेत्रीय विकास हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक अब आपका चल रहा था, इस 3 पार्ट में भारत की भौतिक स्थिति, भारत के आकार, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है ना। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आगे हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बहुविकल्प का। ठीक है। उसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। पहला क्वेश्चन है, एक स्तरीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो क्या है? पूर्वांचल है। ठीक है। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं? तो गोवा के दक्षिण में जो स्थित है उसे क्या कहते हैं? कन्नड़ कहते हैं। देखिए, कोरोमंडल पूर्वी तटीय का दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग पूर्वी तटीय का सबसे उत्तरी भाग, उसे उत्तरी सरकार कहते हैं। और कोंकण, जिसमें गोवा और महाराष्ट्र आते हैं। लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट को क्या कहते हैं? तो कन्नड़ कहते हैं। ठीक है। अब बात करें पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का पूछा है तो ये आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा। अगर पश्चिमी घाट का पूछता तो आपका अनाई मुंडी हो जाता। ठीक है ना।
आई होप आपको ये बात समझ में आएगी होगी। और कंचनजंगा आपका कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। खासी आप जानते हैं, गारो खासी जयंतियाँ हमने पढ़ा भी कि मेघालय में स्थित हैं ये था आपकी क्लास, ठीक है ना। ये क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अभी तक आपने पिछली क्लास नहीं देखी है और पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जितनी भी क्लास आपको आती है आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप अपने क्लास मिस ना कर सकें, ठीक है ना। तो क्लास को जाकर देखिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ज्योग्राफी की क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा 8 बजे करंट अफेयर और जीएस की क्लास आपको मिल जाती हैं। 11 बजे 10 मिनट की क्लास होती है, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम डिस्कशन करते हैं जो आपके हर पेपर में आता है और कहीं ना कहीं हमारे तैयारी के बीच में वो छूट जाती हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं तभी हम उसे देख पाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में, पेपर को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के साथ, ठीक है ना, मैंने और भी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ की है, ठीक है ना। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने किया नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके क्लास को उन तक भी पहुंचाइए। अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़िए। जहां भी आप हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप कनेक्ट हैं, सब जगह आप शेयर करके उन्हें इस चैनल से जोड़ लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।